Hello and welcome to Facials Clinic. मैं डॉक्टर इरफान, कंसल्टेंट क्रेनियोमैक्सिलोफेशियल सर्जन, कंसल्टेंट फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम फेशियल एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे। फेशियल एस्थेटिक्स क्या होता है? फेशियल एस्थेटिक्स मतलब फेस के रिलेटेड जो भी ब्यूटी प्रोसीजर्स होते हैं जो क्लिनिक में किए जाते हैं, नॉट अंडर एनी ब्यूटी पार्लर। देयर इज़ अ डिफरेंस ब्यूटी पार्लर के प्रोसीजर्स में और क्लिनिक के प्रोसीजर्स में। तो इसके अंदर फेशियल एस्थेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होते हैं, जो कॉमनली सबके पास जो प्रॉब्लम होता है, वो है पिगमेंटेशन। मतलब ब्लैक स्पॉट्स जो फोरहेड पे यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या क्या हम सक्सेसफुली कर सकते हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जैसे पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन क्यों होता है? बेसिकली पिगमेंटेशन जब आप धूप में बाहर निकलते हैं या कोई पोल्यूशन से ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, आप जब आप ज़्यादा धूप में या नहीं तो पोल्यूशन से कांटेक्ट में आते हैं, तो तब ये मेलानिन पिगमेंटेशन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये स्किन में अपीयर होता है। तो इसको हम किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं? एक तो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली क्रीम्स एंड मेडिकेशंस पे होना होता है, और उसके साथ साथ इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं जैसे केमिकल पील्स होते हैं, हाइड्राफेशियल्स होते हैं, मेडिफेशियल्स होते हैं, फिर उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स से हम पिगमेंटेशंस को क्योर कर सकते हैं। अब पिगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक वर्स्ट सिनेरियो होता है जो अक्सर लेडीज़ में होता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये हार्मोनल चेंजेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी या तो मेंस्ट्रुएशन, पोस्ट मेनोपॉजल या तो फिर मेनोपॉज के करीब में होते हैं। तो ज़्यादातर इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाईली रेसिस्टेंट पिगमेंट लीजन्स होते हैं, वो कहते हैं मेलास्मा, जो कि सिर्फ इस एरिया में यानी तो फोरहेड एरिया में आपको देखा जा सकता है। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इसमें मल्टीपल एरियाज है जहाँ पर हम ट्रीट कर सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं केमिकल पील से, मेडिफेशियल से, पीआरपी ट्रीटमेंट्स और माइक्रो नीडलिंग्स। ये सारी चीज़ों से मेलास्मा को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ होम केयर भी ज़रूरी पड़ता है, जहाँ पर आपको एक्सटेंसिव सीरम्स का यूसेज होता है। अक्सर हमने देखा है कि जिनमें ये मेलास्मा और पिगमेंटेशंस होते हैं लेडीज़ में, वो लोग ज़्यादातर किसी को बता नहीं पाते, एक अजीब सा डिप्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं। तो इसमें आप ये समझिए कि यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसको, जो कि 1 से 2 सिटिंग्स में हम एक कंसिडरेबल रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। अब यंग जनरेशन में, जैसे यंग एडल्ट है, यंग जनरेशन में है, उन लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है एक्नी। एक्नी का डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे एक्नी को जब आप ट्रीट करना चाहते हैं तो उसका पहले कॉज पे जाना पड़ता है कि वो क्यों हो रहा है। ज़्यादातर ये ऑयली स्किन में फूड्स की वजह से होता है। तो जब आप हमारे पास आके कंसल्ट करेंगे तो हम आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्यों आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस हिसाब से हम आपको पूरा प्रेस्क्रिप्शन देंगे और उसके ऊपर जो प्रोसीजर्स जैसे कि केमिकल पील्स कर सकते हैं और मेडिफेशियल्स कर सकते हैं, और कुछ केसेस में जैसे कार्बन फेशियल है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, वो हम कर सकते हैं। ये सारी प्रोसीजर्स करने से हम एक्नी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक्नी ख़त्म हो गया लेकिन एक्नी के स्कार्स रह गए। अब एक्नी के स्कार्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो भी हमारे पास प्रोसीजर्स है। जैसे माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी थेरेपीज़ है, ये सारी एक कॉम्बिनेशन मोड पे जब हम करेंगे तब इसका रिजल्ट्स एक्सेलेंट रिजल्ट्स आता है। बट याद रखिए कि जब स्कार एक बार आ जाता है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। सो स्कार को सिर्फ हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओपन पोर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई बेटर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब बात आती है कि
मैच्योर एडल्ट्स की, जहाँ पर जैसे इंसान जब 40 इयर्स की एज में पहुँच जाता है तो उसके चेहरे पे फर्स्ट थिंग जो दिखता है एजिंग चेंजेस। तो ये एजिंग चेंजेस को हम किस तरह से हम मास्क अप कर सकते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे एंटी एजिंग में जो आता है कि जैसे बोटॉक्स है जो आपने कॉमनली सुना होगा, उसके बाद फिलर्स है, डर्मल फिलर्स जो कि इंजेक्टेबल्स है। अब इसके आगे जाते हैं तो फिर आपको थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स ट्रीटमेंट्स। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स है जो कि आप हर मरीज़ के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है। जब फेशियल रिंकल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें ये थोड़े ट्रीटमेंट्स उन पे नहीं असर करते। उन पेशेंट्स में हो सकता है कि हमें सर्जिकल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करना पड़ेगा, जैसे कि उसको बोलते हैं कि सर्जिकल फेसलिफ्ट। ये सर्जिकल फेसलिफ्ट का रिज़ल्ट जो होता है वो आपको 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिलता है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आगे चल के हम हर एक प्रोसीजर के बारे में डिटेल में मालूम करेंगे। सो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। मैं डॉक्टर इरफान फ्रॉम फेशियोस क्लिनिक, गच्चीबौली, हैदराबाद। थैंक यू।